नमस्कार। चलिए आज प्रैक्टिस करते हैं सीटेट में जो हिंदी पेपर है, हिंदी पेपर 8 जनवरी और 10 जनवरी 22 को जो पेपर हुआ था उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला पेपर 8 जनवरी 2010 वाला, ये रहा 8 जनवरी 2010 का, 8 जनवरी 2022 वाला। तो इसका पैराग्राफ वाला छोड़ देते हैं और उसके बाद से प्रैक्टिस करते हैं 106 से। मैंने आपको बताया भी है पहले भी कि पैराग्राफ वाला मैंने एक सिर्फ किया है, उसको आप देख लीजिएगा, उसी तरीके से सारे को करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से किस शिक्षण शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों के अनुभव, उनकी बात, उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रमुखता देनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें किस में है? विद्यार्थी में, बाल केंद्रित, शिक्षा केंद्रित। तो सिंपल सी चीज है, बाल केंद्रित में बच्चों के अनुभव को आप भागीदारी दे रहे हैं ना, मतलब बच्चों की केंद्रियता को भागीदारी दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा बाल केंद्रित। ठीक, अगला क्वेश्चन है, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से किस बात पर विश्वास करता है? बच्चे विद्यालय के बाहर जो भी कुछ सीखते हैं वह अप्रासंगिक है, बिल्कुल गलत। बच्चे के अनुभव और दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है, सही है। निर्देशों के आगे रहना चाहिए, शिक्षकों को सदैव कक्षा निर्देशों के आगे रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षार्थियों को तर्क रूप से, स्वतंत्र रूप से तर्क करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधि में संलग्न करते हैं तो इसका क्या उद्देश्य है? विद्यार्थियों का ध्यान हटाना नहीं, पाठ आरंभ करने से पहले विद्यार्थियों को अनुशासन में करना, ऐसा कुछ नहीं है। कार्यभार को कम करना, ये भी कुछ नहीं। विद्यार्थियों को प्रोत्साहन उत्साह का संचार करना, बिल्कुल, ताकि जब उसके अंदर प्रोत्साहन उत्साह रहेगा तभी तो नया पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, मनुष्य अनुभव के माध्यम से, मनुष्य जो है अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार सीखते हैं जिस तरह से वह अन्य कौशल सीखते हैं। यह विचार किसके सिद्धांत को संकेतित करता है? अब देखिए ये क्या कर रहा है कि अनुभव के माध्यम से सीख रहा है। तो अनुभव के माध्यम से अगर सीख रहा है तो किसके विचार को? तो देखिए हमने पढ़ा था स्किनर को, ठीक है, स्किनर को, तो यहाँ पे आ जाता है स्किनर। ठीक, ये तो सामाजिकता हो गया। ये पियाजे खुद से सीखता है। चॉम्स्की का होता है अर्जन वाला होता है। चॉम्स्की, उनके अंदर एलईडी होता है। चॉम्स्की वाला क्या है, उसके अंदर एलईडी होता है। लैंग्वेज वाली जो डिवाइस होती है। पियाजे क्या होता है, इगोसेंट्रिक से सीखता है, ये समाजवाद से सीखता है। स्किनर अनुभव से सीखता है। ठीक है, रचनावादी, रचनावादी बोल रहा है, समूह के रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार कार्य करते हैं? रचनावादी कंस्ट्रक्टिव कक्षा है ना, तो कंस्ट्रक्टिव क्लास में शिक्षार्थी, देखिए हम यहाँ पे देखिए विद्यार्थी नहीं पूछा है, बोल रहा है शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं। यहाँ पे बहुत गलती हो जाती है, लोग विद्यार्थी समझ के तुरंत जल्दी जल्दी मार देते हैं। तो क्लास को, मतलब पेपर को धीरे धीरे आप लोग देखिए। तो समूह में अंतः क्रिया करते हैं। अब शिक्षार्थी के बारे में कर रहा है, हाँ शिक्षार्थी, सॉरी मैं गलत बोल दिया, शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी हो गया ना। हाँ, शिक्षार्थी किस प्रकार से क्रिया करता है? तो समूह में अंतर क्रिया करते हैं और कक्षा में आवाजें करते हैं, बिल्कुल सही। कंस्ट्रक्टिव में तो ऐसा करते हैं, आवाज भी करते हैं। अभी रुकिए, अगला भी देखते हैं। अपनी कापियों में सभी विकल्प लिखते हैं, सभी विकल्प लिखते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत, पूरा तो सही नहीं लग रहा है, चलिए अगला देखते हैं। केवल शिक्षक के साथ अंतर क्रिया करता है, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं। अपनों में भी अंतर क्रिया करते हैं, अंतर क्रिया नहीं करते हैं, ये भी नहीं है। अब इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन सा लग रहा है? अंतर क्रिया, समूह में अंतर क्रिया करते हैं और कक्षा में आवाजें करते हैं। जब अंतर क्रिया करेंगे आवाज तो करेंगे ही, हल्ला दंगा तो करेंगे ही, डिस्कस करेंगे तो। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता है? बोल रहा है कौन सी, मतलब कौन सा आया, कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता है। ठीक, नहीं लिया जा सकता है। तो क्या चीज? चयन और श्रेणियों में बांटना। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कठिन क्वेश्चन है।
बोल रहा है कि चयन तथा श्रेणियों में बांटना, मतलब कि जो भी चीज सीख रहे हैं भाषा को पार्टीशन करना और पार्टीशन करके और उनको फिर कई श्रेणी में बांट के सिलेक्शन करना, पार्टीशन करना, कई श्रेणी में बांटना और तब उसको सीखना। तो जनरली ऐसा ही सीखते हैं सभी बच्चे। अगर मान लीजिए कुछ हमें सीखना है कोई लैंग्वेज, तो सबसे पहले छोटे छोटे लैंग्वेज को सीखते हैं। तो मतलब क्या करते हैं, पहले चयन करते हैं कि क्या सीखें, ठीक है, फिर उसके बाद से छोटे छोटे लैंग्वेज सीखते हैं, फिर उसके बाद बड़े लैंग्वेज पे आते हैं। तो चयन और पार्टीशन तो करते ही करते हैं, ठीक है। दूसरा, विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना। विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना, देखिए अगर लड़का पढ़ेगा, अगर उसको हम बोलेंगे ठीक है सिर्फ पढ़ो, या फिर बोलें कि अधिकतम तुम पढ़ो ही, तो सीखेगा कहाँ, भाषा थोड़ी सीख पाएगा। वो तो किताब पढ़ना सीखेगा, भाषा नहीं सीख पाएगा। तो ये भी सही नहीं है, जबकि मैक्सिमम लोग इसी को लगाएंगे और इसको लगाएंगे। एकीकृत तरीके से शिक्षण देना, मतलब एकीकृत तरीके से मतलब एक तरीके से शिक्षण देना, ये भी नहीं होगा। अधिक से अधिक अवसर देना, तो अधिक से अधिक अवसर देना तो सही है। एकीकृत तरीके से शिक्षण देना ये कहाँ का सही है, तो आप बताइए कौन सा सही होगा। अगर हम उनको एकीकृत तरीके से शिक्षण देंगे, चयन श्रेणियों में बांटेंगे, विशिष्ट रूप से पठन कौशल, हाँ तो अभी हम देखिए, अभी यहाँ पे क्या लिखा है, चयन श्रेणियों में बांटेंगे तब तो सीख लेगा, ठीक है। एकीकृत से शिक्षण देंगे तो सीखेगा, अधिक से अधिक अवसर देंगे तो सीखेगा, लेकिन विशिष्ट रूप से सिर्फ पठन कौशल पर बल देंगे तो नहीं सीखेगा। और उत्तर क्या पूछा है, नहीं पूछा है। फिर से देख लीजिए एक बार इसको क्या बोल रहा है, फिर से अभी इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। देखिए कह रहा है कि भाषा शिक्षण कैसे सीख के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया गया है, नहीं लिया गया है, तो नहीं लिया गया। तो अब देखिए क्या क्या चीजें भाषा सीखने में फायदा करेंगी। अभी मैंने आपको बताया कि चयन और श्रेणी में बांटना है सीखने में सहायता करेगी, तो बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि एकीकृत तरीके से शिक्षण करना, ये भी सहायता करेगी। अधिक जितना अवसर देंगे उनको बोलने के लिए, इसके लिए उतना ही सीखेंगे। लेकिन अगर उनको बोलेंगे कि पढ़ने पर ज्यादा जोर देंगे तो उससे भाषा सीखेंगे, तो उससे भाषा नहीं सीखेंगे। और इसमें क्या नहीं वाला ही उत्तर, तो इसलिए ये वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक। कह रहा है सहपाठी जो कलीग हैं एक दूसरे के प्रति स्वीकृत भाव रखें, स्वीकृति का भाव रखें। इसके लिए किस तरह का कक्षाई परिवेश उपयुक्त है, तो विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा, विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा, ठीक। चयनित विद्यार्थियों वाली समावेशी कक्षा नहीं, विविधता जो वाले तो हो जाएगा, चयनित वाला तो नहीं चाहिए, ठीक है। विशिष्ट कक्षा नहीं चाहिए, समावेशी चाहिए। चयनित विद्यार्थियों वाली विशिष्ट कक्षा नहीं चाहिए, ठीक है। तो पहला सही हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं। उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है, जैसे अप्रभावी जो आदतें हैं उनको क्या करना है, हटाना है, करते हैं। उपचारात्मक में क्या करते हैं कि जो बच्चों की गलत आदतें हैं उनको, या फिर जो अप्रभावी आदतें हैं उनको हम हटाते हैं। जैसे लड़का कोई क्लास में पढ़ रहा है और वो इस तरीके का लैंग्वेज बोल रहा है, किसी शब्द को सही से उच्चारण नहीं कर पा रहा, तो हम उस आदतों को हटाएंगे। या फिर शोर करता है तो उस आदत को हम हटाते हैं, इस तरीके करते हैं। तो अप्रभावी आदतों को हटाते हैं उपचारात्मक शिक्षण में, बिल्कुल सही है। उन भाषा तथ्यों को दोबारा पढ़ना जो सही तरीके से नहीं सीख पाते हैं, हाँ ये भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से रटाना, ये नहीं करते हैं। तो अब इसमें क्या पूछा, नहीं बोला ना, तो यही उत्तर सही हो जाएगा। कहीं भी आ जाएगा रटाना, प्रैक्टिस कराना, ये सब नहीं आ जाएगा, ठीक है। वही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा पढ़ते समय विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा उपागम, सबसे उपयुक्त उपागम क्या है, सबसे अच्छा उपागम क्या है। तो भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को, मतलब प्रतिभागी बने, इसके लिए सबसे अच्छा उपागम क्या है कि संरचनात्मक करें कि संप्रेषण। देखिए ये होता है कम्युनिकेशन, तो जितना ही बच्चे कम्युनिकेट करेंगे उतना ही उसमें भागीदारी लेंगे, तो ये वाला ज्यादा हो जाएगा, ना कि निमज्ज व्याकरण या संरचनात्मक। कई लोग देख रहे होंगे कि मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ, तो क्या है, इसी वही सेम क्वेश्चन कॉपी किया गया है अंग्रेजी और हिंदी की जगह पे।
पेपर जब उस टाइम पे बना था तो इस तरीके से उन्होंने सेट किया है। ये सीधे पेपर का प्रिंट स्क्रीन है जो सीटेट के वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। तो देखिए भाषा पढ़ाते समय लिखा है, अगला भी देखिए भाषा पढ़ाते समय लिखा है, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो, वही क्वेश्चन दोबारा है, इसीलिए हम इसको पढ़ा रहे। 115 क्वेश्चन, यदि शिक्षक सभी बच्चों की अधिगम शैली को यदि शिक्षक सभी बच्चों की अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। कह रहा है कि शिक्षक सभी बच्चों की अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा क्या दिया है, शिक्षक के बारे में दिया है, ठीक है। और यहाँ पे कई लोग विद्यार्थी समझ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या कहा है, यदि शिक्षक सभी बच्चों की अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, मतलब कि शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब देखिए, बच्चों को अपनी प्रतिभा तथा अधिगम शैली को प्रदर्शन करने के लिए पाठ्य सामग्री में भाग लेने के लिए सलाह देनी चाहिए। बच्चों को प्रतिभा, अधिगम शैली और प्रदर्शित करने के लिए पाठ्य सामग्री में भाग लेने के लिए सलाह देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, ठीक है। प्रतिभा तथा अधिगम शैली में अधिगम शैली को प्रदर्शित करने के लिए पाठ्य सामग्री गतिविधियों में, देखिए यहाँ पे लिखा है पाठ्य सामग्री गतिविधियों में भाग लेने के लिए सलाह देना चाहिए कि नहीं। तभी होल्ड कीजिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इससे अच्छा अगर उत्तर होगा तो हम उसको मारेंगे। योगात्मक आकलन में बैठने से पहले सभी पाठों की पुनरावृत्ति करने के लिए कहना चाहिए, तो योगात्मक तो बिल्कुल नहीं होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी संकल्पनाओं को पूर्ण रूप से उन्होंने संकल्पनाओं को सॉरी यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने संकल्पनाओं को पूर्ण रूप से सीख लिया है। विद्यार्थियों की जल्दी जल्दी परीक्षा लेनी चाहिए। जल्दी जल्दी परीक्षा लेने से कुछ फायदा होगा? नहीं होगा। विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए विविध प्रकार के शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए अभी बताइए, ये और ये दोनों में कौन सा ज्यादा फायदा है? ये बोल रहा है कि बच्चों को अपनी प्रतिभा तथा अधिगम शैली को, अब इन्हीं दोनों में से सही होगा, या तो पहला सही होगा या चौथा सही होगा, ये दोनों तो गलत हो गए। अब देखिए, बच्चों को अपनी प्रतिभा तथा अधिगम शैली को प्रदर्शित करने के लिए पाठ्य सहगामी गतिविधियों में भाग लेने की सलाह देनी चाहिए। अब प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ क्या चीज दिया है, पाठ्य सहगामी गतिविधि में भाग लेने के लिए बोल रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, विविधता को संबोधित करने के लिए विविध प्रकार के शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। दोनों में से कौन बेटर है? ये बेटर है, ठीक है। तो इसीलिए उत्तर हो जाएगा ये। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भाषा की कक्षा है, भाषा की कक्षा के लिए सबसे अधिक प्रभावी शिक्षण विधि है, शिक्षण विधि में पढ़ाने की विधि है। तो उच्चारण, शुद्ध उच्चारण पर बल देना, ये ज्यादा प्रभावी है, सबसे अधिक प्रभावी बोल रहा है। पाठ्य पुस्तक सामग्री को स्वसर पढ़ना, ये ज्यादा फायदेमंद है। शुद्ध उच्चारण तथा भावों के साथ पढ़ने पर बल देना, ये ज्यादा है। शिक्षार्थियों की रुचि के विषय पर चर्चा करना तथा विषय वस्तु से संबंधित संपदा पर ध्यान देना, कौन सा है को जब सबसे अच्छा शिक्षण के लिए प्रभावी है? तो शिक्षण के लिए सबसे अच्छा प्रभावी कौन सा होगा? देखिए कह रहा है कि शिक्षार्थियों की रुचि के विषय पर, शिक्षार्थियों की रुचि है उस विषय पर चर्चा करें, ठीक, भाषा में ही। तो उस विषय पर अगर चर्चा करेंगे, विषय वस्तु से संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना, ये सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक। वो तो वही है। अगला 117 कह रहा है शिक्षार्थियों को, मतलब जो विद्यार्थी हैं, उनको सीखने के लिए विषय पर महारत प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, बशर्ते कि वो ये करें या वो ये ना करें। अब देखिए, बशर्ते कि, यहाँ पे लिखा है बशर्ते कि वे जानते हों कि परीक्षाओं में विषय वस्तु के प्रति उनकी समझ के लिए उनकी परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। उन्हें विश्वास हो कि जो काम कर रहे हैं वह रोचक और स्वयं को और शिक्षक के जीवन से संबंधित हो। उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो
कि उन्हें निर्देशात्मक उद्देश्यों की, जो उद्देश्य दिए गए हैं, जो टारगेट दिए गए हैं, उन टारगेट की उपलब्धि के लिए सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। तो सकारात्मक, उन्हें इस बात का जैसे ही पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि उन्हें इसमें सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा, तो इस बात पे वो ज्यादा महारत प्राप्त करने की संभावना रहेगी। इसलिए ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। उन्हें परीक्षा ली जाएगी, इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। उन्हें विश्वास होगा कि देखिए, स्वयं और शिक्षक के जीवन से संबंधित होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, समाज से भी संबंधित हो सकता है। ठीक है, उन्हें इस बात का महसूस हो कि वो किस तरह के कार्य कर रहा है और बेहतर निष्पादन कर सकते हैं अपने सहपाठियों से। तो तुलनात्मकता आ जा रही है, ये भी नहीं होगा, तो ये तीनों नहीं होगा और सी सही होगा। 118 कह रहा है कि इनमें कौन सी युक्ति है विद्यार्थियों को अच्छा भाषण देने के, प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। अब कौन सी युक्ति, अब देखिए इसमें सबसे खराब स्थिति कौन सी होगी। देखिए, शुद्ध उच्चारण का प्रदर्शन करके दिखाना, शुद्ध उच्चारण का प्रदर्शन करके दिखाना, ठीक है, अच्छा भाषण के लिए। जीवा तथा ओठों की स्थिति का अभ्यास कराना, शिक्षार्थियों के जीवन की वास्तविक स्थितियों पर बोलने का अवसर उपलब्ध कराना, वास्तविक स्थिति, जीवन की वास्तविक स्थितियों पर बोलने का अवसर उपलब्ध कराना, ठीक। शिक्षार्थियों को 1 मिनट बोलने का अवसर देना ताकि उनकी त्रुटियों का निदान कर सके। देखिए, विद्यार्थियों को अगर बोलने का अवसर देंगे तो उनकी त्रुटियों का निदान तो होगा ही, ये तो सही बात है। शुद्ध उच्चारण प्रदर्शन करेंगे तभी तो बोलेंगे, कहीं तो अच्छा होगा, ये भी सही है। जीवा तथा ओठों की स्थिति, कोई चीज उच्चारण करना है तो उसके जीवा तथा ओठों की सही स्थिति कैसे होगी, ये भी जहां तक सही है। इन दोनों में ये उतना सही नहीं है। लेकिन अगला क्या करा है, शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थिति पर बोलने का अवसर उपलब्ध कराना। तो जीवन की वास्तविक स्थिति पर उपलब्ध कराना मतलब कि सिर्फ इसी पे बोलने से होगा, तो ये सही नहीं होगा, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक, हम उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं ना, तो वास्तविक स्थितियों पर बोलने, वो हमें उनको भी सिखा रहे हैं, तो उच्चारण प्रदर्शन करना तो सिखाएंगे ही, कैसे ओठ करेंगे, कैसे जीवा करेंगे, ये भी स्थिति हम बताएंगे। हम उन्हें अभी सिखा रहे थे कि 1 मिनट बोलने का अवसर भी देंगे, लेकिन वास्तविक स्थितियों पर बोलने का अवसर देंगे, जीवन की वास्तविक स्थितियां क्या है इससे बोलने का, इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। उत्तर तीसरा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आ गया है सेकेंड लास्ट, कह रहा है भाषा कौशल के उप कौशल कौन सा है। भाषा कौशल के उप कौशल कौन सा है, तो देखिए भाषा कौशल के कहाँ पे लिखा है, उप कौशल। तो उप कौशल होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है स्वस्वर होता है और दूसरा होता है मौन होता है। स्व स्वर और दूसरा होता है मौन, ये उप कौशल है। वहीं अगर कौशल आता है तो कौशल 4 होते हैं। कौन सा होता है, पहले सुनना, देखना, बोलना और लिखना। इसमें सुनना और देखना जो है क्या है, ये ग्राही है, ग्रहण कर रहे हैं, और बोलना और लिखना क्या है, उत्पाद है, मतलब कि ये ग्राही हो गया, ये उत्पाद मतलब हम वो कर रहे हैं, बता रहे हैं। अब देखिए बोधगम्य निवेश, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहे बोधगम्य निवेशों का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, तो देखिए जब स्टीफन क्रैसन I+1 बोले थे, उसमें उन्होंने ही बोला था कि I+1 जब मतलब कि बच्चा अपने लेवल से थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे चीजों को सीख सकता है, ग्रहण कर सकता है। ये कौन सा निवेश है, ये बोधगम्य निवेश कहलाता है। तो यही है उत्तर, बोधगम्य, स्टीफन क्रैसन। नॉम चॉम्स्की तो एलईडी वाले हैं, बीएफ स्किनर तो वो वाले हैं, अनुभव से सीख लेगा। लैरी सेलिंगर के बारे में मुझे नहीं पता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये जो 8 जनवरी को हुआ था वो पेपर खत्म हो गया। हम अगला पेपर कर रहे हैं 10 जनवरी को जो हुआ है, तो हमें नीचे से ही कर देना चाहिए 106, ऊपर से खोजते रह जाएंगे। तो 192 पे आ गया,
93, 98, 102, 103, 104, 103, 104, 105 और 106। हाँ देखिए, कह रहा है कि आपने अभी हाल ही में एक नए शब्द का प्रयोग किया है। कह रहा है कि आपने अभी हाल ही में एक नए शब्द का प्रयोग किया है। आपका एक शिक्षार्थी उसे सुनकर अपने वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करता है। आप उस शिक्षार्थी की प्रशंसा करते हैं कि उसने संदर्भ में प्रयोग किया। यह भाषा अर्जन की युक्ति सर्वाधिक रूप से किसको निरूपण करती है? स्किनर के सिद्धांत को, पियाजे के सिद्धांत को। बहुत मस्त है। अभी उधर हमने सीखा था, किस स्किनर वाले में सीखा था कि अनुभव से सीखा, और इसमें क्या है, इसमें क्या कर रहा है, पियाजे से सीख रहा है कि स्किनर से सीख रहा है कि किससे कर रहा है। तो अभी आप देखेंगे कि इसने क्या किया है, जो आपने बोला है उसे सुनकर उसने बोला है। तो क्या किया है, मतलब एक अनुभव या फिर दूसरों को देख कर सीखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्किनर का ही, स्किनर का है। हाँ, तो इसने क्या किया है, स्किनर को ही सीखा है। ठीक, हाँ, इस सिद्धांत के अनुसार भाषा सीखने की जन्मदार, देखिए वही चॉम्स्की होता है। तो उसमें क्या होती है, भाषा सीखने की, अगर पियाजे की बात करें तो ईगोसेंट्रिक हो जाता है, चॉम्स्की हो जाता है, आपका एलईडी वाला सिस्टम हो जाता है। ब्रूनर का सिद्धांत इसमें आता नहीं, स्किनर ही है। तो इसीलिए स्किनर हो जाएगा, क्योंकि वो अनुभव से सीख रहा है। पिछले ही वाले पेपर में हमने अभी किया था। अब उसके बाद से 107, देखिए हम किसी को लिखना सिखा रहे हैं, तो लिखना सिखाने के लिए नीचे दिए गए चरणों को विशिष्ट शिक्षा शास्त्रीय क्रम के प्रस्तुतिकरण हेतु क्रम से लगाइए। मतलब सिंपल सी चीज है, हम किसी को अगर लिखना सिखा रहे हैं तो उसको किस क्रम में सिखाएंगे, सबसे पहले कौन सा चीज करेंगे। ठीक है, अभी आप बताइए सबसे पहले कौन सा करेंगे। तो देखिए, उसको सबसे पहले पढ़ने के लिए बोल देंगे कि पढ़ो और कोई भी अक्षर है उसको लिखो, या उससे पहले हम गोली 8 बी ये सब कराएंगे, या उससे पहले एक लाइन खिंचवाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, बेटा एक लाइन खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, करते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला करेंगे क्योंकि इसमें 1 लिखा है। ठीक है, फिर हम बोलेंगे कि अच्छा ऐसे करो, 2 लाइन खींचो। ठीक, अच्छा ठीक है, ऐसे करो। ठीक है, ये सब कराएंगे। फिर थोड़े दिन बाद बोलेंगे बेटा ऐसे करो। ठीक है, तो दूसरा करेंगे। फिर तीसरा बोलेंगे, जब ये चीजें को पढ़ना शुरू कर देगा तो अब तीसरा चीज क्या करेंगे, सोशल पढ़ो और कोई भी अक्षर लिखने के लिए कहेंगे। तो उत्तर हो जाएगा 1 2 3, कौन सा है, ये वाला उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि शब्द दीवार, जैसे दीवारों पे कोई चीज लिखा रहता है, क्या लिखा है, शब्द कुछ लिखे रहता है ना, स्कूल में आपने देखा होगा, जो प्राइमरी स्कूल या छोटे लेवल के जो स्कूल होते हैं उसमें लिखा होता है दीवारों पे कुछ। तो कह रहा है शब्द दीवार शब्दों का समूह है जिसे कक्षा कक्ष की दीवारों पर बड़े आकार के अक्षरों में लिखा अथवा पेंट किया जाता है कि वह साफ साफ नजर आ सके। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता संप्रत्यय या कौशल इस सब दीवार के उपयोग से पढ़ाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो संरक्षित कहानी कथन, ऐसा तो कुछ नहीं है कहानी। कठिन शब्दों का उच्चारण, इससे क्या फायदा हो रहा है, इससे तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है। मूल अक्षरों की बनावट कैसी बनी है, ऐसा भी कुछ नहीं, क्योंकि शब्द हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे शब्द दीवार पे शब्दों का समूह, तो मूल शब्दों को समझना, ये सही है। अब कह रहा है पठन का सार तत्व, बहुत बार क्वेश्चन हर पेपर में 2 3 बार आ रहा है। पठन का सार तत्व, देखिए कोई भी चीज अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब, जैसे हम पेपर पढ़ रहे हैं, हमने किसी ने बोला पेपर पढ़ो, हमने पेपर पढ़ दिया, तो जैसे लिखा हम पढ़ते गए, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहा है, उसका अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम इसको नहीं बोलेंगे कि हम पढ़ पा रहा है कि नहीं। और यहाँ पे लिखा है पठन का सार तत्व, उसका जिस्ट क्या है, पढ़ रहे हैं तो उसका जिस्ट क्या है, मतलब उसको समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, अर्थ जो है पठन का सार तत्व है।
न कि अक्षर ज्ञान। अब उसके बाद से 110 बोल रहा है, 110 है कि श्रुषि ग्रेस एक लड़की है, वह अपने शिक्षार्थियों को पॉडकास्ट सुनने और कहानी को आलेख के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहती है। ठीक है, यह गतिविधि शिक्षार्थियों को उनकी कौन सा चीज है जिसके बढ़ने में सबसे कम अवसर प्रदान करती है। तो देखिए, जब उनको बोल रही है कहानी और आरेख प्रस्तुत कर रही है तो क्या है, उससे उनकी समझ तो बढ़ेगी, संरचना भी बढ़ेगी, सुन रहे हैं तो सक्रिय श्रवण भी बनेगी, लेकिन कल्पना शक्ति के बढ़ने के आसार कम है। इसलिए कम है क्योंकि अगर वो काल्पनिक चीजों को पढ़ा रही होगी तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ा रही होगी नहीं बढ़ेगा, तो ये वाला उत्तर सही होगा, क्योंकि कम लिखा है तो ये वाला उत्तर सही हो जाएगा, बाकी चीज नहीं। चलिए अगला का वही है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों के संक्षेपण मतलब जो सारांश, संक्षेप, ये सब चीजें होता है में शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त है। इस कहानी का शीर्षक क्या होगा, पहला ही सही हो जाएगा। इस कहानी का कोई अन्य अंत सोचिए ना, कुत्ते, लेखक ने कुत्ते के पात्रों को तो इससे कहीं आया ही नहीं है। दी गई तस्वीर के आधार पर अनुमान लगाइए कि कहानी में क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 112 कविता पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शिक्षार्थियों द्वारा अनुमान लगाने को सर्वाधिक रूप से शामिल किया गया है। यदि कवि द्वारा कविता को दिया गया शीर्षक संगत है, कवि द्वारा कविता को दिया गया शीर्षक संगत है, ठीक, कविता में बिंब का चयन किया गया है और वाक्य में प्रयुक्त कीजिए, उसे एक वाक्य में प्रयुक्त कीजिए, तो इससे क्या होगा, अनुमान लगाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। आपको कविता के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, उसके बारे में संक्षिप्त थोड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। कविता के अनुसार छोटे छोटे लड़के जंगल कैसा दिखाए, कुछ जंगल कैसा दिखाया जाता है, ये वाला सही होगा। दिया गया शीर्षक अगर संगत है तो। अब उसके बाद से बोल रहा है कि ये तो वही है ना, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास शिक्षक द्वारा आधार प्रदान करने का एक अच्छा उदाहरण है। लेखन अभ्यास, कौन सा लेखन अभ्यास जो है वो शिक्षक द्वारा आधार प्रदान करने का एक अच्छा उदाहरण है शिक्षक द्वारा। तो इसके लिए क्या है, शिक्षार्थियों को उनके वाक्य या विचार का प्रारंभ करने के लिए शुरुआती वाक्य उपलब्ध करवाना। हाँ बिल्कुल सही है। अगर हम किसी को बोलेंगे कि कुछ लिखो तो हम कुछ बताएंगे ना, ठीक है तुम जंगल पे कैसे लिखो, गाय पे कैसे लिखो, या फिर कुछ बोलेंगे कि ठीक है बेरोजगारी पे कुछ लिखो, तो हम उन्हें कुछ बताएंगे ना। क्लास में गए तो बोलेंगे यहाँ कुछ लिखो, किसी टॉपिक पे लिखो, तो बच्चे पूछेंगे कि सर किस टॉपिक पे, तो बोलेंगे ठीक है तुम लोग बेरोजगारी पे लिखो। तो हमने क्या किया, वाक्य प्रारंभ करने के लिए शुरुआती वाक्य उपलब्ध कराना कि बेरोजगारी पे आपको लिखना है, तो ये सही हो जाएगा। अगला भी देख लेते हैं। जब विद्यार्थी शिक्षण लेखन कार्य समाप्त कर लेंगे तब मानदंडों के आधार पर क्रेडिट देना, उनको साझा करना है, तो कुछ नहीं, बिल्कुल गलत है। शिक्षार्थियों को विषय की एक सूची साझा करना और अपने पसंद के विषय को उन्हें लिखने के लिए कहना, ये सही है लेकिन उतना सही नहीं है कंपेयर टू इसके। शिक्षार्थियों को अनुच्छेद पढ़ने और मुख्य पात्र के बारे में अपनी राय लिखने के लिए कहना, ऐसा कुछ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास शिक्षक, अच्छा हो तो वही है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों के परसर्ग मतलब क्या होता है, शिक्षार्थियों के परसर्ग बताइए, परसर्ग क्या होता है? परसर्ग प्रक्रमण आगमन विधि से पढ़ाने, मतलब कि जो इस उपसर्ग होता है कोई भी चीज आगमन विधि से पढ़ाने का उपागम का अनुगमन करता है। अब आगमन विधि से पढ़ा रहा है तो क्या होगा, उदाहरण से नियम की तरफ, वहीं निगमन होता है तो नियम से उदाहरण की तरफ। तो परसर्ग का प्रयोग करके नियम को स्पष्ट कीजिए। देखिए, प्रसर्ग का प्रयोग कीजिए और फिर नियम को स्पष्ट कीजिए और उसके उदाहरण दीजिए। प्रयोग करके नियम को स्पष्ट कीजिए और उदाहरण दीजिए, तो गलत हो जाएगा।
क्या कर रहा है, नियम को स्पष्ट कीजिए और उसके उदाहरण दीजिए। तो पहले नियम आया फिर उदाहरण हो गया, तो गलत हो गया। शिक्षार्थियों को अनेक उदाहरण देना और उसे नियम निकालने को कहना, मतलब पहले उदाहरण दिया और नियम निकालने को कहा, तो उत्तर हो जाएगा बी। ठीक, अगला चलिए, ये हो गया। कौन सा है, 115। 115 कह रहा है कि एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता से क्या समझते हैं। तो शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना, विद्यालय में अनेक भाषाएं पढ़ाना। हाँ, यही हो गया बहुभाषिता का मतलब, यही हुआ। अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं को पढ़ाना, ऐसा कुछ नहीं बहुभाषा का मतलब कोई हम चाइनीज पढ़ रहे हैं या फिर कुछ भी पढ़ रहे हैं, हम लोकल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, जो 22 भाषाएं उनको पढ़ रहे हैं, केवल मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना, ये भी नहीं। तो उत्तर हो जाएगा सिर्फ 2। और लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता से क्या समझते हैं, शिक्षा की भाषा का प्रयोग करना, रणनीति के रूप में आप लेकिन देखिए, हाँ ये हमारे हिसाब से उत्तर है, लेकिन अगर इसको हम उसमें देखेंगे तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, उसमें आया था, इसका उत्तर ये दिया था। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा ये उत्तर क्यों है, ये भी हो सकता है या ये उत्तर होगा। उसमें रिजल्ट में ये उत्तर आया था, हमने इस उत्तर को ये उत्तर दिया। अनेक भाषाएं पढ़ाना, बहुभाषिक, एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता से क्या समझते हैं, तो शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना। हाँ, ये भी सही हो सकता है, पहला भी सही हो सकता है। मैंने दूसरा लगाया है, आप लोग पहला लगा सकते हैं, मेरे हिसाब से तो दूसरा सही है, पहला भी सही है। ठीक है, पहला भी सही है। हाँ, चलिए, काल के भेदों को सीखने पर, काल का भेद मतलब कि भाई वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये चीजें पढ़ा जा रहा है। सीखने पर आधारित पाठ का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त आकलन प्रश्न है। उपयुक्त आकलन प्रश्न, क्रिया क्या होती है, कुछ उदाहरण दीजिए। ठीक है, इससे तो कुछ नहीं निकलेगा। ठीक, दी गई नियमावली का प्रयोग करते हुए क्रिया क्या होती है, इससे इससे कुछ निकलेगा नहीं, कुछ नहीं निकलेगा। दी गई नियमावली का प्रयोग करते हुए कार्य पत्रक कर दीजिए और सही काल भेद लिखिए, इससे भी कुछ खास नहीं निकलेगा। पाठ्य पुस्तक लीजिए और भूतकाल भविष्य काल की परिभाषा तो बिल्कुल नहीं। वर्तमान काल में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, वह कल बहुत तेज, वर्तमान काल के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये सही हो जाएगा। ठीक, यहां से कुछ निकलेगा। क्रिया क्या होती है, तो इससे तो कुछ निकलेगा नहीं। दी गई नियमावली का, नियम का प्रयोग करते हुए पत्रक कार्य दीजिए और सही काल भेद लिखिए ना, चौथा सही हो जाएगा। कह रहा है कि शिक्षार्थियों द्वारा जिस तरह से सीखने का कार्य दिया जाता है, उनके विभिन्न उदाहरणों पर एकत्रीकरण कीजिए और उनका रिकॉर्ड रखना क्या कहलाता है। कह रहा है शिक्षार्थियों द्वारा जिस तरह से सीखने का कार्य किया जाता है, शिक्षार्थियों द्वारा जिस तरीके से कार्य सीखने को किया जाता है, ठीक, उससे भिन्न उदाहरणों का एकत्रीकरण कीजिए, उसको रिकॉर्ड कीजिए और रखिए। तो यही तो कहलाता है पोर्टफोलियो, मतलब कोई भी चीज उन्होंने क्या किया, उसको किया, उसका पूरा रिकॉर्ड रखिए। ठीक है, उनको एकत्रीकरण कीजिए और उसका एक मतलब लिस्ट तैयार कीजिए, वही होता है पोर्टफोलियो। तो उत्तर हो जाएगा पोर्टफोलियो। 118, हिंदी शिक्षा की एक सामान्य विशेषता है, हिंदी शिक्षा की एक सामान्य विशेषता है, हिंदी जो है शिक्षा की एक सामान्य विशेषता है, हिंदी शिक्षा की एक सामान्य विशेषता है, प्रमाणिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक, अच्छा ठीक है, प्रमाणिकता के बारे में पूछ रहा है, तो प्रमाणिकता के बारे में आपको बता दूं, कोई भी चीज ऑथेंटिक किसे बोला जाता है, जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर में कोई चीज आ गया है, न्यूज में कोई आ गया, वो प्रमाणिक हो गया। किसी किताब में क्या, साहित्य वाहित्य नहीं, कोई ऐसी चीजें लिखी हैं जैसे इतिहास पे कुछ लिखी हैं, वो प्रमाणिकता में आ जाता है। फिर जैसे कोई बिल दिया, जैसे होटल का बिल, वो सर्टिफाइड एक तरह से है, ठीक है, बिल हो गया। फिर इसके अलावा और कोई चीजें, जैसे मान लीजिए कोई कहीं पे न्यूज़पेपर वाला ही सबसे मेन समझिए, किताब समझिए, बिल समझिए, होटल का, ये सब चीजें जो होता है, ये किसे बोलते हैं, ये बोलते हैं ऑथेंटिकेट। और ऑथेंटिकेट किसे नहीं बोलते हैं, जैसे कहानी लिखना, वो ऑथेंटिकेट नहीं है।
ठीक है। और फिर उसके बाद से क्या करना है, कहीं अपना ही नियम बनाना, ठीक है, खुद का नियम, सरकार द्वारा नियम नहीं, सरकार द्वारा नियम बनाना तब तो वो हो जाएगा, वो तो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। अपना नियम जिसका कोई वो नहीं है, मीडिया का यूज करना जैसे स्वच्छता बढ़ाने के लिए, किसी चीज के लिए, तो वो सब चीजें ऑथेंटिकेट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अपना नियम, स्वनियमों की नियमावली, ये अपना नियम है इसलिए नहीं हुआ। रेस्तरां का भोजन मेन्यू, ये ऑथेंटिकेट है कि हाँ इसमें क्या क्या मिलेगा, और उसको तो ये प्रमाणिक है। स्वच्छता पर मीडिया का प्रयोग करना एक बिल्कुल प्रमाणिक, लेख लिखना ये भी प्रमाणिक नहीं होता, तो हो जाएगा प्रमाणिक। वो भी क्वेश्चन है, जो प्रमाणिकता वाला क्वेश्चन खूब आता है, भर भर के आता है। अब बोल रहा है कि एक्स एक ऑनलाइन उपकरण है जो नए शब्द, नए अर्थ, उच्चारण और वाक्य के प्रयोग का एक समुच्चय उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस ऑनलाइन उपकरण के प्रयोग द्वारा निर्मित किया जा सकता है? कौन सा कौशल को बढ़ाया जा सकता है? दो भिन्न पाठ्य पुस्तकों में संबंध बनाना, दी गई पाठ्य पुस्तक सामग्री पढ़ना और तथ्यात्मक सवाल में के जवाब देना। ये सही लग रहा है। कहानी के घटनाओं के बारे में अनुमान लगाना, दी गई पाठ्य पुस्तक को प्रभावपूर्ण पढ़ना, नहीं ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, 100 सेकंड लास्ट हो गया ना, सेकंड लास्ट, उसके बाद से सेकंड लास्ट 120 कह रहा है कि 9 वर्ष मनाने पर एक अनुच्छेद में लिखने के लिए, एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाता है। तब एक शिक्षार्थी क्या करता है, इस प्रकार लिखता है कि मित्रों को आमंत्रित किया गया, केक लाया गया, सजावट, पेय जलपान, माता पिता के बारे, ये सब चीजें किया गया। तो क्या करता है, आप विद्यार्थी के अनुच्छेद लेखन को किस चरण पर सर्वाधिक ध्यान देने के लिए कहेंगे? बस यही है, संपादन पे ही ध्यान देंगे। कल्पनाशीलता, संरचना, मसौदा तैयार करना नहीं, संपादन, संपादकीय पे ज्यादा बोलेंगे, ध्यान देने के लिए कहेंगे। 120 हो गया। तो इस तरीके से हमारा आज 8 और 10 जनवरी 22 का जो पेपर था उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो आपको कैसा लग रहा है? अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और इसका जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप लोगों का एक ही बार में अच्छे नंबर से सिलेक्शन हो जाएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।